रजब कसाई अपना रोजगार करके ललितपुर लौट रहा था। साथ में स्त्री थी और गांठ में 200-300 की बड़ी रकम भी थी। मार्ग बीहड़ था और सुनसान था। ललितपुर काफी दूर था। बसेरा कहीं न कहीं लेना ही था। इसलिए उसने मणपुरा नामक गांव में ठहर जाने का निश्चय किया। उसकी पत्नी को बुखार हो आया था। रकम पास में थी और बैलगाड़ी किराए पर करने में खर्च ज्यादा पड़ता था। इसलिए रजब ने उस रात आराम कर लेना ही ठीक समझा। परंतु ठहरता कहाँ, जात छिपाने से काम नहीं चल सकता था। वह उस गांव से बहुत से कर्मण्य और अकर्मण्य ढेरों जानवर खरीद कर ले जा चुका था। वहां के लोग उसे कुछ पहचानते भी थे। अपने परिचित के लोगों से उसने रात भर के बसेरे के लायक स्थान की याचना की। किसी ने भी मंजूर नहीं किया। उन लोगों ने अपने ढेरों जानवर रजब को अलग अलग और लुक्के छुपे बेचे थे। किंतु ठहरने में तुरंत ही तरह तरह की खबरें फैल जाती, इसलिए सबों ने इनकार कर दिया। गांव में एक गरीब ठाकुर भी रहता था। उसके पास थोड़ी सी जमीन थी जिसको किसान जोते हुए थे और जिसका हल बैल कुछ भी न था। लेकिन अपने किसानों से 2-3 साल का पेशगी लगान वसूल कर लेने में ठाकुर बहुत माहिर था। ठाकुर की डर से गांव वाले उसको राजा कह के पुकारते थे। ठाकुर का छोटा सा मकान था। सामत का मारा रजब इसी ठाकुर के दरवाजे पर अपनी ज्वरग्रस्त पत्नी को लेकर जा पहुंचा। ठाकुर बाहर ही बैठा हुक्का पी रहा था। रजब ने बाहर से ही सलाम करके कहा, दाऊ जी एक विनती है। ठाकुर ने बिना एक रत्ती भर इधर उधर हिले डुले पूछा, तुम कौन हो? रजब बोला, दूर से आ रहा हूँ, बहुत थका हुआ हूँ। मेरी औरत को जोरों से बुखार आ रहा है। जाड़े में बाहर रहने से न जाने उसके क्या हालात हो जाए, इसलिए रात भर के लिए कहीं 2 हाथ जमीन दे दी जाए। कौन लोग हो? ठाकुर ने प्रश्न किया। हूँ तो कसाई, रजब ने सीधा उत्तर दिया। चेहरे पर उसके बहुत गिड़गिड़ाहट थी। ठाकुर की बड़ी बड़ी आंखों में कठोरता छा गई। बोला, जानता है यह किसका घर है? यहाँ तक आने की हिम्मत कैसे की तूने? रजब ने आशा भरे स्वर में कहा, यह राजा का घर है, इसलिए शरण में आया हूँ। तुरंत ठाकुर की आंखों की कठोरता गायब हो गई। जरा नरम स्वर में बोला, किसी ने तुमको बसेरा नहीं दिया? नहीं महाराज, रजब ने उत्तर दिया। बहुत कोशिश की, परंतु मेरे खोटे पेशे के कारण कोई सीधा नहीं हुआ। वह दरवाजे के बाहर ही एक कोने से चिपट कर बैठ गया और उसके पीछे उसकी कहारती पत्नी भी कांपती हुई गठरी सी बनकर सिमट गई। ठाकुर ने कहा, तुम अपनी चीलम लिए हो? हाँ सरकार, रजब ने उत्तर दिया। ठाकुर बोला, तब भीतर आ जाओ और तमाकू अपनी चीलम से पी लो। अपनी औरत को भी भीतर कर लो। हमारे घर के एक कोने में पड़े रहना। जब वह दोनों भीतर आ गए तो ठाकुर ने पूछा, तुम कब यहाँ से उठकर चले जाओगे? अंधेरे में ही महाराज। खाने के लिए रोटियां बांधी हूँ, इसलिए पकाने की जरूरत ना पड़ेगी। तुम्हारा नाम क्या है? रजब। थोड़ी देर बाद ठाकुर ने रजब से पूछा, कहाँ से आ रहे हो? रजब ने स्थान का नाम बतला दिया। वहाँ किस लिए गए थे? अपने रोजगार के लिए। काम तुम्हारा बहुत बुरा है, क्या करूं? पेट के लिए करना ही पड़ता है। परमात्मा ने जिसके लिए जो रोजगार नियत किया है वही उसको करना पड़ता है। क्या नफा हुआ? प्रश्न करने में ठाकुर को जरा भी संकोच न हुआ और प्रश्न का उत्तर देने में रजत को भी उससे बढ़ चढ़ कर रजब ने भी जवाब दिया, महाराज पेट के लायक कुछ मिल गया है। यूं ही ठाकुर ने इस पर कोई जिद न की। रजब एक क्षण बाद बोला,
बड़े भोर उठकर चला जाऊंगा। तब तक घर के लोगों की तबीयत भी अच्छी हो जाएगी। इसके बाद दिन भर के थके हुए पति पत्नी सो गए। काफी रात गए। कुछ लोगों ने एक बंधे इशारे से ठाकुर को बाहर बुलाया। ठाकुर भी ठंडी के कारण रजाई ओढ़कर बाहर निकल आया। आगंतुकों में से एक ने धीरे से कहा, दाऊ जी, आज तो खाली हाथ लौटे हैं, कल संध्या का शगुन बैठा है। ठाकुर ने कहा, आज जरूरत थी, खैर कल देखा जाएगा। क्या कोई उपाय किया था? हाँ, आगंतुक बोला, एक कसाई रुपए की मोटरी बांधे हुए इधर आया है, परंतु हम लोग जरा से देर में पहुंचे, वह खिसक गया। कल देखेंगे जरा जल्दी से। ठाकुर ने घृणा सूचक स्वर में कहा, कसाई का पैसा नहीं छुएंगे। क्यों? बुरी कमाई है। उसके रुपए पर कसाई थोड़े लिखा है, परंतु उसके व्यवसाय से वह रुपया दूषित हो गया है। रुपया तो दूसरों का ही है, कसाई के हाथ आने से रुपया कसाई का तो नहीं हो जाता। मेरा मन नहीं मानता, वह अशुद्ध है। हम अपनी तलवार से उसको शुद्ध कर लेंगे। ज्यादा बहस नहीं हुई। ठाकुर ने सोचकर अपने साथियों को बाहर ही टाल दिया। भीतर देखा कसाई सो रहा था और ठाकुर भी सो गया। सवेरा हो गया, परंतु रज्जब न जा सका। उसकी पत्नी का बुखार तो हल्का हो गया था, परंतु शरीर भर में पीड़ा थी और वह एकदम भी नहीं चल सकती थी। ठाकुर उसे वहीं ठहरा हुआ देखकर कुपित हो गया। रज्जब से बोला, मैंने खूब मेहमान इकट्ठे किए हैं। गांव भर थोड़ी देर में तुम लोगों को मेरे दरवाजे पर टिका हुआ देखकर तरह तरह की बकवासें करेगा। तुम बाहर अभी जल्दी से इसी समय चले जाओ। रज्जब ने बहुत विनती की, परंतु ठाकुर न माना। यद्यपि गांव भर उसके दबदबे को मानता था, परंतु लोकमत का दबदबा उसके भी मन पर था। इसलिए रज्जब गांव के बाहर निकल पड़ा, एक पेड़ के नीचे जा बैठा और हिंदू मात्र को मन ही मन कोसने लगा। उसे आशा थी कि आधा पहर में उसकी पत्नी की तबीयत इतनी स्वस्थ हो जाएगी कि वह पैदल यात्रा कर सकेगी, परंतु ऐसा न हुआ। तब उसने एक गाड़ी किराए पर कर लेने का निर्णय किया। मुश्किल से एक चमार काफी किराया लेकर ललितपुर गाड़ी ले जाने के लिए राजी हुआ। इतने में दोपहर हो गई। उसकी पत्नी को जोरों का बुखार हो आया। वह जाड़े के मारे थरथर कांप रही थी। इतनी कि रज्जब की हिम्मत उसी समय ले जाने की न पड़ी। गाड़ी में अधिक हवा लगने के भय से रज्जब ने उस समय तक के लिए यात्रा को स्थगित कर दिया, जब तक कि उस बेचारी की कम से कम कपकपी बंद न हो जाए। आधे घंटे एक घंटे के बाद उसकी कपकपी बंद हो गई, परंतु ज्वर बहुत तेज हो गया था। रज्जब ने अपनी पत्नी को गाड़ी में डाल दिया और गाड़ी वान से जल्दी चलने को कहा। गाड़ी वान बोला, दिन भर तो यहीं लगा दिया, अब जल्दी चलने को कहते हो। रज्जब ने मिठास के स्वर में उससे फिर जल्दी करने के लिए कहा। वह बोला, इतने किराए में काम नहीं चलेगा, अपना रुपया वापस लो, मैं तो घर जाता हूँ। रज्जब ने दांत पीसे कुछ क्षण चुप रहा, सचेत होकर कहने लगा, भाई, आफत सबके ऊपर आती है। मनुष्य मनुष्य को सहारा देता है, जानवर तो देते नहीं। तुम्हारे भी बाल बच्चे हैं, कुछ दया के साथ काम लो। कसाई को दया पर व्याख्यान देते सुनकर गाड़ी वाले को हंसी आ गई। उसको टस से मस न होता देखकर रज्जब ने और पैसे दे दिए। तब उसने गाड़ी हाँक ली। 5-6 मील चलने के बाद संध्या हो आई। गांव कोई पास में न था। रज्जब की गाड़ी धीरे धीरे चली जा रही थी। उसकी पत्नी बुखार में बेहोश सी थी। रज्जब ने अपनी कमर टटोली, रकम सुरक्षित बंधी पड़ी थी। रज्जब को स्मरण हो आया कि पत्नी के बुखार के कारण बोझ थोड़े कम
लेना पड़ा था और स्मरण हो आया कि गाड़ी वाले का वह हट जिसके कारण उसको कुछ पैसे व्यर्थ ही देने पड़े थे, उसको गाड़ी वाले पर क्रोध था, परंतु उसको क्रोध प्रकट करने की उस समय उसके मन में इच्छा न थी। बातचीत करके रास्ता काटने की कामना से उसने वार्तालाप आरंभ कर दिया। गांव तो यहाँ से दूर मिलेगा, बहुत दूर, वहीं ठहरेंगे। किसके यहाँ? किसी के यहाँ भी नहीं, पेड़ के नीचे। कल सवेरे ललितपुर चलेंगे। कल को फिर पैसा मांग उठना। कैसे मांग उठूंगा? किराया तो ले चुका हूँ, अब फिर कैसे मांगूंगा? जैसे आज गांव में हट करके मांगा था। बेटा ललितपुर होता तो बतला देता। क्या बतला देते? क्या सेतमेत गाड़ी में बैठना चाहते हो? क्यों बे, क्या रुपए देकर भी सेतमेत का बैठना कहता है? जानता है मेरा नाम रज्जब है। अगर बीच में गड़बड़ करेगा तो नालायक को यहीं छुरे से काट कर फेंक दूंगा और गाड़ी लेकर ललितपुर चल दूंगा। रज्जब क्रोध को प्रकट नहीं करना चाहता था, परंतु शायद अकारण ही वह भली भांति प्रकट हो गया। गाड़ी वाले ने इधर उधर देखा। अंधेरा हो गया था, चारों ओर सुनसान था, आसपास झाड़ी खड़ी थी। ऐसा जान पड़ता था कहीं से कोई अब निकला तब निकला। रज्जब की बात सुनकर उसकी हड्डी कांप गई। ऐसा जान पड़ा मानो पसलियों को उसकी हड्डी छुरी छू रही है। गाड़ीवान चुपचाप बैलों को हाँकने लगा। उसने सोचा गांव आते ही गाड़ी छोड़कर नीचे खड़ा हो जाऊंगा और हल्ला गुल्ला करके गांव वालों की मदद से अपना पीछा रज्जब से छुड़ा लूंगा। रुपए पैसे भले ही वापस कर दूंगा, परंतु आगे न जाऊंगा। कहीं सचमुच मार्ग में मार डाले। गाड़ी थोड़े दूर और चली होगी कि बैल ठिठक कर खड़े हो गए। रज्जब सामने न देख रहा था, इसलिए जड़ा कड़क कर गाड़ी वाले से बोला, क्यों बे, बदमाश सो गया क्या? अधिक कड़क के साथ सामने रास्ते पर खड़ी हुई एक टुड़की में से किसी के कठोर कंठ से एक शब्द निकला, खबरदार। जो आगे बढ़ा। रज्जब ने सामने देखा तो 4-5 व्यक्ति बड़े हट्ठे कट्ठे लंबे न जाने आकर कहां से खड़े हो गए थे। उन हट्ठे कट्ठे आदमियों ने तुरंत ही डंडे से बैलों के आसपास वार करना शुरू कर दिया। रज्जब पर आक्रमण करने की तैयारियां हो गईं। गाड़ी वाला गाड़ी छोड़कर नीचे जाकर खड़ा हो गया और बोला, मालिक मैं तो गाड़ीवान हूँ, मुझ में कोई सरोकार नहीं है। यह कौन है? एक ने गरज कर पूछा। गाड़ीवान की घिघी बंध गई, कोई उत्तर न दे सका। रज्जब ने कमर की गांठ को एक हाथ से संभालते हुए बहुत ही नरम स्वर में कहा, मैं बहुत गरीब आदमी हूँ, मेरे पास कुछ नहीं है। मेरी औरत गाड़ी में बीमार पड़ी है, मुझे जाने दीजिए। उन लोगों में से एक ने रज्जब के सिर पर लाठी उतारी। गाड़ीवान खिसक कर भागना चाहता था, किंतु दूसरे ने उसको पकड़ लिया। अब उसका मुंह खुला, बोला, महाराज मुझको छोड़ दो, मैं तो किराए से गाड़ी लिए जा रहा हूँ। गांठ में खाने के लिए 3-4 आने पैसे ही हैं। और यह कौन है, बतलाओ। उन लोगों में से एक ने पूछा। गाड़ीवान ने तुरंत उत्तर दिया, ललितपुर का एक कसाई है। रज्जब के सिर पर जो लाठी पड़नी थी वह वहीं रह गई। गाड़ी वाले के मुंह से निकला, तुम कसाई हो, सच बताओ। हाँ महाराज, रज्जब ने सासा उत्तर दिया, मैं बहुत गरीब हूँ, हाथ जोड़ता हूँ, मत सताओ, मेरी औरत बहुत बीमार है। औरत जोर से कराहने लगी। लाठी वाले उस आदमी ने अपने एक साथी से कान में कहा, इसका नाम रज्जब है, छोड़ो, चलो यहाँ से। उसने चलने से मना कर दिया, बोला, इसका खोपड़ा चकनाचूर करूँगा दाऊ जी। यदि वैसे न माना तो असाई कसाई हम कुछ भी नहीं मानते हैं, छोड़ना ही पड़ेगा। उसने कहा, इस पर हाथ नहीं पसारेंगे और न ही इसका पैसा छुएंगे। दूसरा बोला, क्या कसाई होने के डर से दाऊ जी आज तुम्हारी बुद्धि पर पत्थर पड़ गए हैं?
मैं देखता हूँ। और उसने तुरंत लाठी का एक सिरा रज्जब की छाती में अड़ाकर तुरंत रुपया पैसा निकाल देने का हुक्म दे दिया। नीचे खड़े उस व्यक्ति ने जरा तीव्र स्वर में कहा, नीचे उतर आओ, उससे मत बोलो, उसकी औरत बीमार है। मेरी बला से बीमार हो? गाड़ी में चढ़े हुए लठैत ने उत्तर दिया, मैं कसाईयों की दवा हूँ। और उसने रज्जब को फिर से धमकी दी। नीचे खड़े हुए उस व्यक्ति ने कहा, खबरदार, जो उसे छुआ नीचे उतरो, नहीं तो तुम्हारा सिर चकनाचूर किए देता हूँ। वह मेरी शरण में आया था। गाड़ी वाला लठैत झकसी मार कर नीचे उतर आया। नीचे वाले व्यक्ति ने कहा, सब लोग अपने अपने घर जाओ, राहगीर को तंग मत करो। फिर गाड़ी वाले से बोला, जा रे, हाँक ले जा गाड़ी, ठिकाने तक पहुँचा आना, तब लौटना, नहीं तो अपनी खैर मत समझना। और तुम दोनों में से किसी ने भी कभी इस बात की चर्चा कहीं की तो भूसी की आग में जलाकर खाक कर दूंगा। गाड़ीवान गाड़ी लेकर बढ़ गया। उन लोगों में से जिस आदमी ने गाड़ी पर चढ़कर रज्जब के सिर पर लाठी तानी थी, उसने क्षुब्ध स्वर में कहा, दाऊ जी, आगे से कभी आपके साथ न आऊंगा। दाऊ जी ने कहा, न आना, मैं अकेले ही बहुत कर गुजरता हूँ, परंतु बुंदेला शरणागत के साथ घात नहीं करता। इस बात को गांठ बांध लेना। असल में बात यह थी कि वह लठ वाला आदमी ठाकुर था, जिसने शरणागत के लिए अपना धर्म निभाया और रज्जत को खुशी खुशी उसके घर जाने दिया।